गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 5 के बारे में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो कपकों के वर्गीकरण में हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, कपकों का लैंगिक जनन। इससे पहले हम अलैंगिक जनन और उसकी संरचना के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, लैंगिक जनन कपकों में किस प्रकार होता है। देखिए, कपकों को इनमें क्या होता है, सबसे पहला आपका जो प्लाज्मोगैमी यह लैंगिक जनन के प्रथम प्रावस्था है। इसमें आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। पहली आपकी प्लाज्मोगैली, जो कपकों का वर्गीकरण सिर्फ आपका डाइटोमाइसिटीज को छोड़कर सभी कपकों की लैंगिक जनन पाया जाता है। किसको? डाइकोमाइसिटीज को छोड़कर सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। डाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन पाया जाता है। इन कपकों को छोड़कर सब में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन 2 युग्मों के संलयन द्वारा होता है, ठीक है। संलयन की प्रक्रिया 3 स्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती हैं? 3 अवस्थाएं। पहला है आपका प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है? देखिए, इसमें यह एक लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था होती है। प्लाज्मोगैली आपकी लैंगिक जनन की शुरुआती हम कह सकते हैं, शुरुआत की अवस्था आपकी प्लाज्मोगैली कहलाती है। इसमें 2 युग्मक या जैव द्रव संलयन कर इसमें 2 युग्मक होते हैं या जैव द्रव होते हैं, ये संलयन होते हैं और इस क्रिया में दोनों युग्मक केंद्र एक कोशिका में एक दूसरे में पाया जाता है और इनका केंद्रक आपस में मिलकर एक कोशिका में पाया जाता है और लेकिन आपस में संलयन नहीं करता। इनका केंद्र एक कोशिका में पाया जाएगा पर आपस में संलयन नहीं करेगा। इसके जो हो गया आपका प्लाज्मोगैमी हो गया। इसके बाद है दूसरा केंद्रक संलयन। यह लैंगिक जनन की द्वितीय अवस्था है। लैंगिक जनन की द्वितीय अवस्था आपकी कौन सी है? केंद्रीय संलयन या कैरे युग्मी, यह द्वितीय अवस्था है। इसमें युग्मों के दोनों विभाजन होते हैं और युग्मों के क्या होते हैं? दोनों का विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप इनके विभाजन के बाद केंद्रों का संलयन होता है और द्विगुणक युग्मक बनता है। संलयन के बाद द्विगुणक युग्मक का निर्माण होता है केंद्र संलयन का। तीसरा है आपका अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, यह लैंगिक जनन की तीसरी और अंतिम अवस्था होती है। लैंगिक जनन की 3 अवस्थाओं में से सबसे अंतिम अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्रीय जो आपके कपकों में लैंगिक जनन निम्न प्रकार से होते हैं। देखिए, इसकी फिर अलग से आपकी दी हैं। सबसे पहला देखिए, चल युग्मी, तीसरी अवस्था को अलग भागों में बांटा है, ठीक है, घटा कर। तो पहला चल युग्मी, ठीक है, संयुग्मन। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के संयुग्म में संलयन करने वाले युग्म चल होते हैं तथा इन्हें चल युग्म, इनके संलयन से द्विगुण या युग्मजन का निर्माण होता है। इनके संलयन से द्विगुण या युग्मन का निर्माण होता है, अपितु यह अनुगुणित अवस्था में प्राप्त होते हैं। देखिए, सबसे पहला इनका ये वाला भाग समयुग्मी। पहला चल युग्मी को विभिन्न प्रकारों में बांटा, यह द्विगुणमक होते हैं, इन्हें विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है। पहला आपका समयुग्मी, इसमें भाग लेने वाले युग्मक आकार एवं आकृति में समान होते हैं। नाम से समझ रहे होंगे आप, समयुग्मी यानी जिनका आकार, आकृति और उनके बाहरी अंगों के आधार पर जो समान होते हैं, समयुग्मी होते हैं। परंतु शारीरिक क्रिया दृष्टि से भिन्न होते हैं। इनकी शारीरिक संरचना इनके क्रियाकलापों से जे भिन्न होते हैं। आकार में समान होते हैं। दूसरा है असमयुग्मी, ये आकार में विषम होते हैं और इनके लक्षणों या इनके क्रियाकलाप एक समान पाए जाते हैं। तीसरा आपका विषम युग्मी, असम युग्मी था विषम युग्मी। इसमें भाग लेने वाले युग्मकों में से नर युग्मक चल होता है तथा मादा युग्मक अंड अचल होता है। इसमें युग्मक आकारिकीय तथा शारीरिक क्रिया आत्मा दोनों तरह से भिन्न होते हैं। इनमें जो चल होता है वो नर होता है और चल यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान से चल सकता है, जो अचल होता है वो मादा होता है। और यह दोनों संलयन करके संयुग्म प्रकार के निर्माण करते हैं। इसके बाद आपका है दूसरा युग्म धानी संपर्क। देखिए, इसमें क्या होता है? नर तथा मादा, ठीक है, युग्म धानियाँ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं
दूसरे वाले में, ठीक है, दूसरे वाले की बात हो रही है। पहले में हमने 3 भाग को पढ़ा, ABC, ठीक है। अब इसमें है आपका युग्मधानी संपर्क, इसमें नर तथा मादा, ठीक है, युग्मधानियाँ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा युग्मधानी से केंद्र अथवा नर युग्म मादा युग्म में नलिका द्वारा छिद्र के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं। इसमें क्या आता है, नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक छिद्र द्वारा या एक दूसरे में स्थानांतरण हो जाते हैं असल में। इसके बाद देखिए अब अगले हम पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण। ये मैंने कवकों के लैंगिक जनन के बारे में आपको बताया है। इसके बाद कवकों का वर्गीकरण हम कह सकते हैं जब हम अलग अलग हिस्से कर देते हैं। हमने कभी जो घर में हम चीज़ें रहती हैं उन्हें बांटना, अलग अलग भागों में बांटना, उन्हीं भागों को वर्ग कहा। इसी प्रकार कवक भी बहुत से तरीके होते हैं, तो कवकों को भी अलग भागों में बांट दिया गया जिन्हें वर्ग नाम दिया गया। अब कौन कौन से वर्ग में कौन कौन सी कवक रखी गई हैं, किस आधार पर, उनके गुणों के आकार के आधार पर। देखिए सबसे पहले जो पहला है आपके कवकों का वर्गीकरण, ठीक है, पहला वर्ग आपका फाइगोमाइसेटीज। कवकों के वर्गीकरण में जो पहला प्रथम है वर्ग फाइगोमाइसेटीज है। अब फाइगोमाइसेटीज किसे कहते हैं, ये क्या है, वर्गों कवकों का वर्गीकरण क्या होता है। देखिए कवकों का वर्गीकरण समय समय पर विभिन्न, ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अवधारणा दी है, उनकी अवधारणाओं के आधार पर कवकों का समय समय पर परिवर्तन हुए हैं वर्गीकरण में। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं 1882 में, ठीक है, गॉने और बॉर्नर्स ने, और फिर 1926 में टिप्पो ने, और 1942 में बेसे ने और एलेक्सोपोलस। इस प्रकार आयनेवर्स 1974 में मुख्य, परंतु इनके द्वारा दिए गए वर्गीकरण का कोई भी वर्गीकरण अपने में पूर्ण एवं अंतिम नहीं था। इतने वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर वर्गीकरण की विचारधाराएं दी कवकों के, पर इनके वर्गीकरण अपने आप में एक संतोषजनक नहीं थे। फिर बाद में क्या होता है, जो बाद में वर्गीकरण होता है, देखिए जो अधिकांशतः वर्गीकरण कवकों के कायिक संरचना, लैंगिक जीवाणुओं तथा प्रकार के आधार पर किया गया। अधिकतर कवकों का वर्गीकरण उनके आकार, लैंगिक जनन के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। इसमें क्या हुआ, लैंगिक अवस्था की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर है। आधुनिक वर्गीकरण कवकों का, ठीक है, अंकुरित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। देखिए जगत कवक को क्या किया, लैंगिक जनन ज्ञात और लैंगिक जनन अज्ञात, यानी लैंगिक जनन जो ज्ञात हैं और लैंगिक जनन जो अज्ञात, जिनके बारे में जानकारी नहीं है। अब जो लैंगिक जनन ज्ञात हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया, आपका उमा कोटा और दूसरा यूमाइटो कोटा, यानी उच्च कवक और निम्न कवक। उच्च कवक और निम्न, और जो लैंगिक जनन ज्ञात नहीं है उन्हें आपका आगे सिर्फ ड्यूटोमाइसिटीज में रखा गया, यानी उनमें लैंगिक जनन के गुण नहीं पाए जाते, एक अलग ही भाग में रखा गया। हमने इससे पहले पढ़ा था। अब जो आपके उच्च कवक होते हैं, उच्च कवक को 2 भागों में भाग, एक्सोमाइसिटीज और बेसिडी माइकोसिटीज में रखा गया, और निम्न कवक को आपको फाइकोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज में रखा गया है। इस प्रकार कवकों का उनके लैंगिक जनन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। लैंगिक जनन के वर्गीकरण के आधार पर देखिए अब हम सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज। कौन सा आपका, निम्न कवक में। निम्न कवक का 2 भागों में बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज और ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज और फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहला फाइकोमाइसिटीज। देखो फाइकोमाइसिटीज क्या है, फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत निम्न वर्ग के कवकों को सम्मिलित किया जाता है। यानी मैंने अभी बोला कवकों को 2 भागों में बांट, लैंगिक जनन को 2 भागों में बांटा जाता है, आपका ओमाइकोटा और युग्माइकोटा। ओमाइकोटा यानी निम्न कवक और युग्माइकोटा यानी उच्च कवक। तो जो निम्न कवक है उसे फिर 2 भागों में बांटा जाता है, फाइकोमाइसिटीज, ओमाइसिटीज। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज आपका किस निम्न कवक के समूह का है, ठीक है, उसी के आधार पर कवक अधिकतर जल में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कवकों को अधिकतर जल की उपस्थिति में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने बरसात के समय लेदर पे या विभिन्न प्रकार के सड़े गले पदार्थों पर कवकों को लगता हुआ देखा, यानी
और पानी में भी पाया जाता है। आप देख सकते हैं समुद्र में, नदियों में भी यह कवक पाए जाते हैं। तो अधिकतर पानी में पाया जाता है। इन्हें शैवाल कवक भी कहा जाता है। और इन्हीं को शैवाल, जिसे आप नॉर्मली में काई बोलते हैं, जिससे फिसलन होती है नदियों में या तालाबों के तटों पर या बरसात में जहाँ पानी जमा होता है, वहाँ जो काई जमा यानी वो कवक ही होती है, शैवाल कवक बोला जाता है उसे। तो ये भी कवक की श्रेणी में आती है। फाइकोमाइसीटी वर्ग के सदस्यों में निम्नलिखित विशिष्ट लक्षणों के आधार पर कुछ उनके पाए जाते हैं। कौन कौन से लक्षण देखिए, कवक तंतु, ठीक है, पटहीन होते हैं, अतः कवक जाल संकोचीय होता है। पटहीन यानी संकोच के विभिन्न कोशिकाओं का होता है। इसमें जो कवक होते हैं उनमें वो तंतु होते हैं जो पट होने यानी एक जालेनुमा संरचना, मकड़ी जैसा मकड़ी का जाला होता है, जो मकड़ी का जाला होता है वो उसमें बहुत दूर दूर होता है, ये बहुत घना होता है। कवक तंतु भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। जो कवक रहता है और इसकी कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। कुछ सदस्यों में काइटिन तथा कवक सेल्यूलोज भी पाया जाता है। कुछ में काइटिन या कवक सेल्यूलोज भी पाया जाता है। पोषण के आधार पर परिजीवी या मृतजीवी दोनों रूप में पाए जाते हैं। पोषण के आधार पर कवकों को देखा जाए तो जीवी और परजीवी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। जीवी और परजीवी क्या है, इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका था आपको। आलैंगिक जनन चौथा वाला बीजाणुओं द्वारा होता है। जो आलैंगिक जनन है, अपने ने इससे पहले पढ़ा है, वो बीजाणुओं द्वारा होता है। जलीय एवं नम भूमि में उगने वाले जातीय या जल बीजाणुओं उत्पन्न करते हैं तथा स्थलीय जातियों में बीजाणु एक कोनिडियम की भांति कार्य करता है। अतः बीजाणु धानु को प्राय कोनिडियन कहा जाता है। इससे पहले हम कोनिडियन के बारे में पढ़ चुके थे। पांचवा है आपका लैंगिक जो जननांग वो पूर्णतः विकसित होते हैं कवकों में। लैंगिक जननांग होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं तथा लैंगिक जनन चल युग्मन या संयुग्मन या युग्मधानी संपर्क द्वारा होता है। या तो चल युग्मन या युग्मन धानी के संलयन द्वारा होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकें उसके द्वारा होता है। निषेचन के पश्चात जो आपका निस्तांड अथवा ओस्टोपोर का निर्माण होता है, इसके कारण, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज एक ओमाइसीटीज भी कहा जाता है इसे। अगला है इसमें, ठीक है, निस्तेतांड, यानी निस्तेतांड अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। निस्तेतांड, ठीक है, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसी को, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बीजाणु होते हैं उत्पन्न होते हैं जिससे नया कवक जाल का निर्माण होता है। इसके बाद वो आपका है कवकों का, वो आगे पढ़ेंगे। हमने जो नेक्स्ट वर्ग है आपका जाइकोमाइसीटीज, हमने अभी फाइकोमाइसीटीज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जाइकोमाइसीटीज, तो जाइकोमाइसीटीज में को 4 भागों में बांटा जाता है, राइजोपोस, म्यूकर, जाइलोलोकस या एलिसिटर। इसके बाद जो भी समस्या हो विद्यालय में आके आप संपर्क करें, अपनी समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद।